Hello friends, welcome back to my YouTube channel Go Agro. So friends, today's lecture is on crop production technology Rabi crops. ये इसका सेकंड लेक्चर है। इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट लेक्चर लिया था वीट पर। सो नाउ ये सेकंड लेक्चर है सोरगम पर। इस लेक्चर में हम सोरगम के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम सोरगम क्रॉप का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसका botanical description, area and distribution, climatic condition, soil condition, field preparation, seed and sowing, harvesting methods, yield, varieties, weed management, irrigation methods, ये सभी आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। आज की क्रॉप का नाम है रबी सोरगम। इसका बॉटनिकल नेम है सोरगम बाइकॉलर। इसकी फैमिली है ग्रामिनी और पोएसी। जैसा कि हम जानते हैं सीरियल क्रॉप्स की फैमिली ग्रामिनी या फिर पोएसी होती है। इसका ओरिजिन हुआ है ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका। सोरगम एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि सोरगम एक C4 प्लांट है। मीन्स इसमें C3 साइकिल तो चलती है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर C4 साइकिल भी चलती है। सो ये थी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद अब हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं। इंडिया के अंदर सोरगम फोर्थ इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है। जैसा कि हम जानते हैं राइस, वीट और मेज के बाद जो नेक्स्ट क्रॉप आती है वो है सोरगम। सोरगम एक स्टेपल फूड क्रॉप है। इसके अलावा इसको कैटल के लिए फीड कराने के लिए और फॉडर पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है कि सोरगम क्रॉप में ऐसी कैपेसिटी होती है कि ये ड्राउट कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकती है। इसीलिए इसे ड्राई लैंड एरियाज़ में भी लगाया जाता है और सोरगम क्रॉप को हम कैमल क्रॉप भी बोलते हैं। सोरगम क्रॉप को हम चपाती बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसे कैटल्स, पोल्ट्री और स्वाइन को फीडिंग कराने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सोरगम के अंदर प्रोटीन का परसेंटेज होता है 10 to 12%, फैट परसेंटेज होता है 3% एंड कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो यहाँ पर 70% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात दी है कि सोरगम के अंदर लाइसिन अमीनो एसिड कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और हम बोल सकते हैं सोरगम इज़ poor in lysine amino acid but it is rich in leucine amino acid। सोरगम के अंदर ल्यूसिन अमीनो एसिड का अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट होता है और कोई भी पर्सन अगर इसे ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि उस पर्सन को पेलेग्रा डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो उसमें एरिया की बेसिस पर इंडिया फर्स्ट रैंक पर आता है और प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन के बेसिस पर इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। प्रोडक्शन के बेसिस पर फर्स्ट USA आता है और वहीं हम अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो फर्स्ट आता है अर्जेंटीना। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में गुजरात प्रोडक्टिविटी में फर्स्ट आता है। नेक्स्ट पॉइंट है एरियाज़। इंडिया में कौन कौन से एरियाज़ में सोरगम क्रॉप को लगाया जाता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, MP, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड तमिलनाडु। यहाँ पर सोरगम क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाता है। और महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो पुणे, सोलापुर, सतारा, सांगली, परभनी, ओस्माबाद, अहमदनगर, नासिक एंड धुले, यहाँ पर सोरगम क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट है रूट सिस्टम। सोरगम क्रॉप में फाइब्रस और एडवांटिशियस रूट्स मिलती है। एडवांटिशियस रूट्स में हम बोल सकते हैं यहाँ पर प्रोप रूट्स मिलती है। प्रोप रूट्स स्टेम की लोअर नोड से अराइज होती है जो स्टेम को सपोर्ट देने का काम करती है।
नेक्स्ट है स्टेम। स्टेम यहाँ पर सॉलिड और जूसी होता है। मीन्स फॉडर वेराइटीज़ के लिए हम जो स्टेम यूज़ करते हैं वो ज़्यादा जूसी और स्वीट होता है। स्टेम में हम बोल सकते हैं कि सोरगम क्रॉप में जनरली टीलर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लीव्स। सोरगम क्रॉप की लीव्स का साइज़ होता है ये 35 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और इसकी विथ की बात करें तो ये 2 to 7 सेंटीमीटर विथ होती है। लीव्स के अंदर येलोइश वाइट कलर की मिडरिप प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस, सोरगम की इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलते हैं पैनिकल। और सीड की बात करें तो यहाँ पे कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं ऑलमोस्ट सारे ही सीरियल्स में कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट। सोरगम क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए वार्म क्लाइमेट ज़रूरी होता है। जैसा कि हम जानते हैं सोरगम को ड्राउट कंडीशन में भी लगाया जा सकता है। मीन्स सोरगम क्रॉप में कैपेसिटी होती है कि ये हाई मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन को भी हैंडल कर सकता है। इसके अलावा सोरगम क्रॉप वाटर लॉगिंग कंडीशन को भी टॉलरेट कर सकता है। ऐसे एरियाज जहाँ पर रेनफॉल 60 to 100 सेंटीमीटर की होती है वहाँ पर सोरगम क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाता है। अगर हम इसके ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो वो होता है 26 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सोरगम क्रॉप एज अ खरीफ और रबी क्रॉप दोनों से यूज़ कर सकते हैं। खरीफ क्रॉप इसे नॉर्थ इंडिया में लगाया जाता है और एज इन रबी क्रॉप इसे साउथ इंडिया में लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल। सोरगम क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए मीडियम और ब्लैक सॉइल जनरली सूटेबल होती है। इसके अलावा क्लेई लोमी सॉइल मोस्ट सूटेबल होती है जिसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सैंडी सॉइल सूटेबल नहीं होती है। पीएच रेंज की बात करें तो ये 6 to 8 पीएच रेंज में सरवाइव कर सकती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये सैलाइन और अल्कलाइन कंडीशन दोनों में ही सरवाइव कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड प्रिपरेशन। फील्ड प्रिपरेशन की बात करें तो सोरगम क्रॉप के लिए डीप प्लॉइंग की ज़रूरत होती है 20 to 25 सेंटीमीटर डीप। इसके बाद यहाँ पर 2 to 3 टाइम्स हैरोइंग की जाती है और हैरोइंग के बाद यहाँ पर प्लैंकिंग से लेवलिंग की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है सीड्स एंड सोइंग। अगर हम टाइम ऑफ सोइंग की बात करें कि किस टाइम पर यहाँ पर सीड्स लगाए जाते हैं तो खरीफ सीज़न में यहाँ पर जून और जुलाई के टाइम पर सीड्स लगाए जाते हैं और रबी क्रॉप की बात करें तो मिड सितंबर टू मिड अक्टूबर तक यहाँ पर सीड सोइंग किया जाता है। मेथड्स ऑफ सोइंग की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग मेथड को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ड्रिलिंग मेथड को भी फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है सीड रेट। ग्रेन प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर जनरली सीड रेट होता है 10 kg पर हेक्टेयर और अगर हम फॉडर पर्पस की बात करें तो उसके लिए सीड रेट होता है 40 to 50 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिंग। स्पेसिंग अगर हम रो टू रो स्पेसिंग की बात करें तो वहाँ पर डिस्टेंस होती है 45 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस की बात करें तो वो होता है 12 से 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है सोइंग डेप्थ। सोइंग डेप्थ होती है 3 to 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है सीड ट्रीटमेंट। यहाँ पर सीड ट्रीटमेंट के लिए 30% ब्राइन सॉल्यूशन को यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से एर्गोट डिसीज़ नहीं होती है। इसके अलावा स्मट डिजीज़ से बचने के लिए 300 मैश सल्फर को एट द रेट ऑफ 4 ग्राम पर kg ऑफ सीड से अप्लाई किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है रूट रॉट डिजीज़ और विल्ट ऑफ सीड्स डिजीज़ से बचने के लिए हम 2.5 ग्राम थीरम को ऐड करते हैं 1 ग्राम कार्बोडेजियम पर केजी ऑफ सीड से अप्लाई करते हैं। इसके अलावा शूट फ्लाई पेस्ट से बचने के लिए कार्बोफ्यूरिन एट द रेट ऑफ 100 ग्राम पर केजी ऑफ सीड से अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। यहाँ पर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है देखते हैं। ज्वार एक हैवी फीडर क्रॉप है। इसके अलावा इसे ऐसा बोला जाता है कि ज्वार क्रॉप सॉइल फर्टिलिटी को ख़राब कर देता है, क्योंकि जब हम इसकी हार्वेस्टिंग कर देते हैं उस टाइम जो स्टबल्स बच जाते हैं उसके अंदर हाई अमाउंट में कार्बन टू नाइट्रोजन का रेशियो हाई होता है, जिसकी वजह से वो स्टबल्स इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं और उसे डिकम्पोज होने में टाइम लगता है और ये सॉइल में नाइट्रोजन को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जब भी हम नेक्स्ट क्रॉप लगाते हैं, अगर हमें सॉर्गम के बाद कोई अलग क्रॉप लगानी है तो वहाँ पर उस सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वहाँ पर उस क्रॉप का जितना भी एनपीके रेशो होता है वहाँ पर हमको नाइट्रोजन में 25% एडिशन करना पड़ता है और इसे हम सॉर्गम सिकनेस बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर रेनफिट क्रॉप के लिए हम FIM और कंपोस्ट को अप्लाई करते हैं एट द रेट ऑफ 60 to 75 क्विंटल पर हेक्टेयर। इसे हम लैंड प्रिपरेशन करते टाइम लास्ट हैरोइंग से पहले अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाई यील्डिंग वेराइटीज़ और हाइब्रिड वेराइटीज़ के अंदर हम FIM और कंपोस्ट को एट द रेट ऑफ 120 to 150 क्विंटल पर हेक्टेयर से अप्लाई करते हैं। इसे भी हम लैंड प्रिपरेशन करते टाइम लास्ट हैरोइंग से पहले अप्लाई करते हैं। अगर हम इसके रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र डोज की बात करें तो यहाँ पर NPK रेशो होता है 100:50:40 kg पर हेक्टेयर। यहाँ पर फॉस्फोरस एंड पोटेशियम को फुल डोज में अप्लाई किया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन को यहाँ पर हाफ डोज और स्प्लिट डोजेस में अप्लाई किया जाता है, जैसा कि हमने ये वीट में पढ़ा था। क्योंकि नाइट्रोजन एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है और लीचिंग से बचने के लिए हम इसे स्प्लिट डोजेस में अप्लाई करते हैं। फर्स्ट टाइम हम नाइट्रोजन का एप्लीकेशन सीड लगाते टाइम करते हैं, उसके बाद सेकेंड टाइम हाफ नाइट्रोजन का एप्लीकेशन हम सीड लगाने के 1 मंथ बाद करते हैं, ताकि नाइट्रोजन ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज हो सके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट। सॉर्गम की वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसे 40 to 50 हेक्टेयर सेंटीमीटर का वाटर रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर 3 to 4 टाइम्स इरिगेशन किया जाता है। यूजुअली हम बोल सकते हैं कि सॉर्गम एक रेनफिट क्रॉप है और ये ड्राउट कंडीशन में भी लग सकती है, लेकिन अगर हम इसकी इरिगेटेड वेराइटीज़ की बात करें तो उसके लिए यहाँ पर 3 to 4 टाइम्स इरिगेशन करना पड़ता है। इरिगेशन की यहाँ पर 4 स्टेप्स होती है। फर्स्ट टाइम इरिगेशन सोइंग के 20 to 25 डेज बाद किया जाता है, उसे ग्रैंड ग्रोथ स्टेज बोला जाता है। सेकेंड टाइम इरिगेशन 50 to 55 डेज बाद किया जाता है, जब फ्लैग लीफ स्टेज होती है और बूटिंग स्टेज होती है। थर्ड टाइम इरिगेशन 70 to 75 डेज बाद किया जाता है, जो कि फ्लावरिंग स्टेज में होता है। एंड फोर्थ टाइम ग्रेन फिलिंग स्टेज में 90 to 100 डेज बाद किया जाता है। सो ये है इसकी इरिगेशन स्टेप्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। सॉर्गम क्रॉप में हार्वेस्टिंग 100 to 115 डेज सोइंग के बाद किया जाता है, जब मॉइस्चर कंटेंट होता है ग्रेन्स के अंदर 25%। और इसे चेक करने के लिए हम देख सकते हैं कि जब ग्रेन्स के
टॉप पर ब्लैकिश स्पॉट दिखने लग जाता है, उस टाइम पर हम बोल सकते हैं कि वो मैच्योर हो चुका है। इसके अलावा जब ईयर हेड्स येलोइश दिखने लग जाते हैं और लीव्स येलोइश हो जाती है, तब हम उसे मैच्योरिटी साइंस बोल सकते हैं। हार्वेस्टिंग मेथड्स की बात करें तो यहाँ पर सिकल की हेल्प से कटिंग की जाती है। इसके अलावा जो हार्वेस्टेड प्रोड्यूस होता है उसे 3 to 5 डेज तक ड्राई किया जाता है। उसके बाद थ्रेशर अप्लाई किया जाता है। अगर हम यहाँ पे यील्ड की बात करें तो इरिगेटेड ग्रेन में यील्ड होती है 50 क्विंटल पर हेक्टेयर और इरिगेटेड फॉडर वैरायटी में होती है 100 to 125 क्विंटल पर हेक्टेयर। वहीं अगर हम रेनफेड ग्रेन की बात करें तो वहाँ पर यील्ड होती है 25 to 30 क्विंटल पर हेक्टेयर और रेनफेड फॉडर क्रॉप में होती है 100 क्विंटल पर हेक्टेयर। नाउ लास्ट टॉपिक है वैरायटीज़। अगर हम यहाँ पर हाइब्रिड वैरायटीज़ की बात करें तो हाइब्रिड वैरायटीज़ के एग्जांपल हैं CSH 13R, CSH 15R एंड CSH 12R। इसके अलावा हम दूसरी वैरायटीज़ की बात करें तो उनके एग्जांपल्स हैं M35-1, CSV 8R, CSV 14R, फूले यशोदा एंड स्वाति। ड्राउट टॉलरेंट और गुड क्वालिटी फूडर वैरायटी की बात करें तो इसका एग्जांपल है M35-1 और एफिड टॉलरेंट वैरायटी की बात करें तो इसका एग्जांपल है परभनी ज्योति CSV 18R। अगर हम उससे फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी से पूछा जाए तो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी का नाम है CSH1 जो कि 1964 में डेवलप की गई थी। और यहाँ पर हाइब्रिड वैरायटी को डेवलप करने के लिए मेल स्टेराइल वैरायटी को यूज़ किया जाता है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेल स्टेराइल वैरायटी है उसका नाम है कंबाइंड कफिर 60 CK60। सो दिस लेक्चर इज़ ऑल अबाउट सॉर्गम। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम मेज के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर